सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, सो व्हाट इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट? इम्प्योरिटी मीन्स इटसेल्फ कि कुछ हम फॉरेन आइटम डालेंगे क्रिस्टल में तो क्या होगा, कोई ना कोई चेंजेस होंगे, है ना। क्रिस्टल की जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें चेंजेस होंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि इट अराइजेस व्हेन एटम्स दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट एटम, है ना। होस्ट एटम मतलब कि जो मेन है, मेन क्रिस्टल के जो लैटिसेस है या पार्टिकल्स है जिनसे एक क्रिस्टल बना हुआ है, उसके अलावा और कोई दूसरा एटम आता है तो जो मेन है उसको होस्ट एटम, और फॉरेन जो होस्ट से डिफरेंट हो मीन्स दूसरा है कोई पार्टिकल, उसको बोलेंगे फॉरेन एटम्स आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस। तो इसके दो टाइप है, दो टाइप पढ़ने पे पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक तो है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट और दूसरा है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, देखो पहले फिगर से देखेंगे हम। हमने लिया है स्ट्रक्चर एक ब्रास का। ब्रास क्या है? इट इज़ एन अलॉय मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो कॉपर के जो क्रिस्टल्स है इट एक्ट्स एज अ होस्ट एंड जिंक जो है उसमें हम इम्प्योरिटी डालते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर ही जो एक दूसरा नया मेटल तैयार होता है उसको हम एलॉय बोलते हैं। और कौन सा तैयार होता है? कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से ब्रास। तो फिर तो आई थिंक सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है? ओरिजिनल जो कॉपर के पार्टिकल्स है उसका सब्स्टिट्यूशन जिंक से हो रहा है। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द फॉरेन एटम्स आर फाउंड एट द लैटिस साइड्स इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम दैट इज रिप्लेस्ड बाय इम्प्योरिटी एटम। ठीक है, बहुत सिंपल है एकदम। फॉरेन एटम जो ओरिजिनल जो होस्ट एटम है उसको रिप्लेस करते हैं, और सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हैं आप लोग, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी साइट। ओके, ऐसा कलरफुल थोड़ा स्ट्रक्चर आप फिगर बनाएंगे, आप लोग पेंसिल से ही भी कर सकते हो इसको कलर वगैरह, तो थोड़ा अच्छी से आप लोगों का होगा। ओके, एक्सप्लेनेशन अच्छा रहेगा। इसी का ही सब टाइप समझ लो कि और क्या होता है इसमें कि वैकेंसी किससे क्रिएट होती है। तो वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी अगर क्रिएट होती है तो व्हाट डू यू मीन बाय एलियोवैलेंट, पहले वो समझ लेते हैं। एलियोवैलेंट आयंस मीन्स आयंस विद द ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ होस्ट आयंस, है ना। जो होस्ट आयन है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट करने वाला अगर कोई फॉरेन एलिमेंट या पार्टिकल या लैटिस वहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसकी वजह से अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एलियोवैलेंट आयंस। तो इसको एक एग्जांपल या फिर इस फिगर के थ्रू समझेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो किसका क्रिस्टल है? NaCl का क्रिस्टल है। NaCl जितने नंबर ऑफ Na रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ Cl माइनस रहेंगे हमेशा आयोनिक में। तो अगर जहाँ जैसे यहाँ पे सोडियम आयंस जो है, सोडियम इज़ मोनो पॉजिटिव, तो सोडियम अगर मोनो पॉजिटिव आयन है और इसको अगर दूसरा कोई मेटल, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है स्ट्रॉन्जियम, अगर स्ट्रॉन्जियम रिप्लेस करता है तो स्ट्रॉन्जियम का वैलेंसी कितना है? डाई पॉजिटिव है, Sr 2 पॉजिटिव है। तो मोनो पॉजिटिव और डाई पॉजिटिव में डिफरेंस है। एक सोडियम एक Sr को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे, और दूसरा जो है सोडियम, समझो यहाँ पे एक Na को उसने रिप्लेस किया और दूसरे Na की क्या रह गई? वैकेंसी। ठीक है, तो दूसरे Na की वैकेंसी रह गई। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है वैकेंसी ऑफ Na पॉजिटिव आयंस, एंड एक जो Na पॉजिटिव था उसके जगह पर कौन आया? Sr डाई पॉजिटिव। तो देखो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? +1, स्ट्रॉन्जियम का क्या है? +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो गया, इसलिए इसको क्या बोला है? दिस इज़ एन एलियोवैलेंट आयन। ठीक है, समझ में आया ये? तो देखते हैं इसका। वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ एलियोवैलेंट आयंस, दैट इज आयंस विद द ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ होस्ट आयंस टू एन आयोनिक सॉलिड, है ना। ये आयोनिक सॉलिड है NaCl, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती है, तो उसको हम एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। इफ़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 impurity is added during NaCl crystallization, Sr dye positive ions
जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैंने बताया +2 है, ऑक्यूपाइज सम ऑफ द रेगुलर साइट्स ऑफ सोडियम होस्ट आयंस, ठीक है ना, जो होस्ट आयंस है उसको किसने ऑक्यूपाई किया, स्ट्रॉन्जियम ने ऑक्यूपाई किया, जिसका ऑक्सीडेशन क्या है +1। तो 2 सोडियम आयंस रिप्लेस होने चाहिए थे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है स्ट्रॉन्जियम का, तो इसलिए उसने एक ही ऑक्यूपाई किया है सोडियम का, और एक जगह पे सोडियम की वैकेंसी हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ है, फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये सब किस चीज़ के लिए हुआ है, फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, Sr डायपॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाइज वन साइड ऑफ सोडियम आयंस एंड अदर साइड इज वैकेंट, है ना, क्योंकि ये डायपॉजिटिव होने की वजह से वो एक ही साइड ऑक्यूपाई करेगा और दूसरा साइड ऑब्वियसली वैकेंट रह जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। तो देयरफॉर ये सारी जो कंडीशंस आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी। कौन है यहाँ पे इम्प्योरिटी, Sr स्ट्रॉन्जियम, ठीक है। SrCl2 जो कंपाउंड है स्ट्रॉन्जियम क्लोराइड, इसको हम एज अ इम्प्योरिटी डालते हैं तो स्ट्रॉन्जियम ऐसा करता है, बिहेवियर दिखाता है एलियोवैलेंट आयंस का। तो दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसके बाद में सेकेंड देखेंगे इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में देखो हमने किसका एलॉय लिया है, स्टेनलेस स्टील का एलॉय लिया है, जिसमें क्रिस्टल किसके बने हुए हैं, आयरन के, और इम्प्योरिटी कार्बन की। देखो ये डार्क जो डॉट स्ट्रक्चर है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है सबको, अभी तक समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ इंटरस्टिशियल, मतलब कि क्रिस्टल्स के जो लैटाइसेस है उनके बीच की जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो वो स्पेस में आकर अगर एक दूसरा फॉरेन एटम अगर आके प्लेस हो रहा है या ऑक्यूपाई कर रहा है वो जगह को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो देखो इन दिस डिफेक्ट द इम्प्योरिटी एटम्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ लैटाइसेस। ओके, सिंपल था ये वाला तो बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो 2 हमारे हो गए, एक तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब थर्ड वन जो था C, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, वो देखेंगे। नॉन स्टोकियोमेट्रिक मतलब रेशियो जो रहेगा आयंस का, कट आयंस और अन आयंस का, वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, इसलिए क्या होगा, स्टोकियोमेट्रिक जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो जो चेंज होने वाला है या फिर जो डिफेक्ट क्रिएट होने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखो दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड टू दैट ऑफ अदर काइंड और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कट आयंस टू अन आयंस बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स केमिकल फार्मूला, ठीक है। अपना जो ओरिजिनल केमिकल फार्मूला है उसके अलावा वो अपने आयंस का जो है रेशियो वो चेंज कर देते हैं, तो स्टोकियोमेट्री चेंज हो जाती। इन शॉर्ट स्टोकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज चेंज्ड, ठीक है। तो देयर इज़ अ चेंज इन स्टोकियोमेट्री डज नॉट कॉज एनी चेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। वो रेशियो ऑब्वियसली कम ज़्यादा होंगे, लेकिन जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसके वजह से वो चेंज नहीं होगा। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, क्यूब है तो क्यूब ही रहेगा, भले ही उसका स्टोकियोमेट्रिक जो रेशियो है आयंस का, कट आयंस और अनायंस का, वो चेंज हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। इसका भी हमने C1 C2 देखा था। C1 C2 क्या था, फर्स्ट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और दूसरा क्या था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है वो देख लेंगे। मेटल डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, राइट, कमी होंगी इसका मतलब क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, देख लो एक बार। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट इज फॉर द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स दैट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए कि इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, क्योंकि कोई कंपाउंड +1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है। बहुत सारे कंपाउंड अभी तक एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, सेल्फ में ही एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो जो मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे वो ही ये डेफिशिएंसी दिखाएंगे, क्योंकि नाम ही है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल किसका ले रहे हैं, NiO का। तो निकेल, निकेल कैसा एग्जिस्ट करता है, देखो इस फिगर में मैंने बताया, फिगर एक बार पहले स्टडी कर लेंगे। निकेल एक्ट्स एज अ डाई पॉजिटिव ऑल्सो एंड ट्राई पॉजिटिव ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे ये डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे निकेल इज ट्राई पॉजिटिव और ये भी जो है डार्क, ये क्या है, निकेल इज, इसको मैं सर्कल कर देती हूँ ताकि और ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। निकेल इज ट्राई पॉजिटिव हियर,
और बाकी जो जितने भी निकल के आयन्स है वो कैसे है, डाई पॉजिटिव है। तो निकल डाई पॉजिटिव इज बैलेंस्ड बाय ऑक्सीजन डाई नेगेटिव। ओके, तो क्या हुआ, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो गया, उसके वजह से ये डिफेक्ट क्रिएट हुआ है। तो इन दिस पॉजिटिव मेटल आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस साइड्स, है ना, पॉजिटिव वाला ही, क्योंकि मेटल के बारे में ही बोल रहे हैं हम। तो क्या होगा, ये जो मेटल आयन्स जो है वो अपने ओरिजिनल साइड से मिस हो जाएंगे। तो क्या क्रिएट होगी, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, है ना। देखो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी क्योंकि Ni डाई पॉजिटिव यहाँ से मिस हो गया है, उसको किसने बैलेंस किया है, Ni ट्राई पॉजिटिव, Ni ट्राई पॉजिटिव ने उसको बैलेंस किया है ना। ओरिजिनली यहाँ पे Ni डाई नेगेटिव ही होना, डाई पॉजिटिव ही होना चाहिए था, Ni2+ ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ का एक Ni2+ निकल गया है, वैकेंट हो गया है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो चला गया है। तो उसको किसने बैलेंस किया, निकल के हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ने बैलेंस किया, ठीक है, निकल के हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ने उसको बैलेंस किया। तो फिर इसीलिए इसको क्या बोला है, डेफिशिएंसी हो रही है। किसकी डेफिशिएंसी हो रही है, मेटल की डेफिशिएंसी हो रही है यहाँ पे। तो देखो, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कटायन ऑफ द सेम मेटल विद द हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट देन दैट ऑफ द मिसिंग कटायन। जो मिसिंग कटायन था उसको कौन बैलेंस कर रहा है, उसका वो जो खुद जो मेटल था उसका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स देखो, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको फिर मीन्स जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था उसको कैसे लिखेंगे। NiO निकल ऑक्साइड, Ni2 डाई पॉजिटिव आयन इज मिसिंग क्रिएटिंग अ वैकेंसी विच इज मेड अप ऑफ बाय 2 निकल ट्राई पॉजिटिव आयन्स एंड हेंस कंपोजिशन ऑफ NiO बिकम्स। देखो हमने बोला था स्टोकियोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, इक्वल नहीं रहेगा। तो निकल का कितना हो जाता है 0.97 और ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 1, क्योंकि ऑक्सीजन तो डाई नेगेटिव वैसे की वैसी है तो उसका 1 ही रहेगा, और निकल का चेंज हो जाएगा क्योंकि एक निकल डाई पॉजिटिव निकल ट्राई पॉजिटिव से रिप्लेस हुआ है। तो आई होप ये समझा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। देखो बहुत सिंपल एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, है ना। मेटल क्या हो जाएगा, एक्सेस मतलब ज़्यादा। तो इसके भी 2 टाइप हैं, देखो दिज आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या है, देखो, अ न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल पोजीशन, ठीक है। न्यूट्रल एटम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि एटम कैसा है, न्यूट्रल। तो एक्सेस न्यूट्रल एटम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ZnO लिया है यहाँ पे हमने, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक डाई पॉजिटिव और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, वैसे पूरा बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन इंटरस्टिशियल पोजीशन पे कौन आ गया, ये एक्सेस ऑफ जिंक एटम, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अ न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल पोजीशन। इसके बाद में एक और एग्जांपल कि व्हेन ZnO इज हीटेड इट डिकम्पोजेज एज। कैसा डिकम्पोज होता है, अगर हमने जिंक ऑक्साइड को अगर हीट किया तो जिंक के डाई पॉजिटिव आयन्स निकलेंगे, ऑक्सीजन निकलेगा, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज O2, हाफ O2 बैलेंस करने के लिए इसको, ठीक है। और बाद में क्योंकि O2 लिखते हैं ना, तो हाफ एक ही मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, यहाँ पे तो हाफ हो जाएगा वो। और ये क्या निकालेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो निकालता है। तो ये इसमें हमको क्या मिला, एक तो जिंक डाई पॉजिटिव आयन और दूसरे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इनको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, मेटल एक्सेस होने वाला है। तो क्या होगा, देखो फिगर में ऑक्सीजन और जिंक, ठीक है, ऑक्सीजन और जिंक जो है Zn डाई पॉजिटिव और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव वैसी की वैसी है, लेकिन ये भी कहाँ आने वाले हैं, प्लेस होने वाले हैं। जिंक के जो 2 पॉजिटिव आयन्स जो निकलेंगे ऑन हीटिंग, वो कहाँ पे जा रहे हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट हो रहे हैं, और उसके साथ में जो ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो भी कहीं ना कहीं एक इंटरस्टिशियल साइट पे जाके अपने आप को प्लेस कर देंगे, या दे विल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। तो द एक्सेस जिंक आयन्स आर ट्रैप्ड in the interstitial sites and electrons also get diffused in the crystal. ओके, जो इस डायग्राम में हम बता रहे हैं वही चीज़ हमको एक्सप्लेन करके बता देना है वहाँ पर, फॉर बोथ द केसेस, ठीक है, दोनों के लिए भी, जिसमें न्यूट्रल जिंक एटम था
और जिसमें चार्ज जिंक है। तो इन बोथ द केसेस स्टोकियोमेट्री नॉन स्टोकियोमेट्रिक फार्मूला ऑफ ZnO इज Zn का 1+x और ऑक्सीजन का 1.0 हो जाता है। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन है, अगर सॉल्व किया तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो फिर हम लोग क्वेरी सेशन में भी डिस्कस करेंगे कि व्हेन ZnO इज हीटेड इट टर्न्स येलो एंड रिटर्न बैक्स टू ओरिजिनल वाइट कलर ऑन कूलिंग, व्हाट कुड बी द रीज़न। ओके, ये करके बताना है, बताएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर मैं उसके आंसर बताऊंगी। इसके बाद में एक और पॉइंट डिस्कस करने का है, बाय अनआयन वैकेंसीज, अनआयन के वजह से जो वैकेंसीज आती है वो। सो देखो, एक लास्ट टाइप पढ़ना है डिफेक्ट्स का बाय अनआयन वैकेंसी। अभी तक के हमने वैकेंसीज या फिर डिफेक्ट्स किसके थ्रू हो रहे थे जो पढ़ रहे थे, थ्रू द कट आयंस, है ना। तो अभी हम देखेंगे बाय अनआयन वैकेंसीज। तो क्या हो रहा है, इसमें हमको एक और नई चीज़ पढ़नी है जो कि जिसके वजह से कलर आता है। इस डिफेक्ट के वजह से कंपाउंड में या फिर क्रिस्टल में कलर आएगा। ठीक है, इम्पार्ट्स दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट्स कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, कलर और एफ सेंटर। ठीक है, एफ सेंटर के नाम से ये नोन है। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ एफ सेंटर, या कौन सा टाइप में डिफेक्ट में आता है, तो हम बोलेंगे थ्रू अनआयन वैकेंसीज। तो क्या होगा, जब अगर NaCl का क्रिस्टल ले रहे हैं हम लोग, तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम आयन ऑब्वियसली, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो जो दे देगा, है ना, तो वो क्या होगा, एक्साइट होगा, एक्साइट होके वो सरफेस पे आएगा। सरफेस पे आने के बाद में क्या होगा, इट विल इम्पार्ट कलर। कैसे, तो देखो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, सोडियम आयंस आर डिपॉजिटेड ऑन द क्रिस्टल सरफेस, है ना। सोडियम एटम्स कहाँ डिपॉजिट होते हैं, क्रिस्टल के सरफेस पे। तो कलर किस वजह से आता है, थ्रू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल है, पढ़ रखा है आप लोगों ने ये। तो सोडियम जो है अगर क्लोराइड आयन से कंबाइन होगा तो इट विल फॉर्म NaCl। ओके, जब हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तब की बात है, तभी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो सोडियम विल कंबाइन विथ क्लोराइड आयंस, विल फॉर्म NaCl एंड विल लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है इसमें क्या होने वाला है, Cl आयंस जो है वो क्या करने वाले हैं, Cl आयंस जो है इट विल डिफ्यूज टू द क्रिस्टल सरफेस क्रिएटिंग अ वैकेंसीज एट देयर रेगुलर साइड। क्या हो जाएगा, Cl आयंस का वहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, है ना। वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर ये इस टाइप का अगर रिएक्शन हुआ Na पॉजिटिव और Cl माइनस, तो NaCl पे से इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या होता है, Cl आयंस डिफ्यूज टू द क्रिस्टल सरफेस क्रिएटिंग वैकेंसीज एट देयर रेगुलर साइड्स एंड हेंस NaCl इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम आयन। जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन ये है। ठीक है, जो हम ये जो रिएक्शन लिख रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन, कि Cl आयन डिफ्यूज़ कहाँ हो रहा है, क्रिस्टल सरफेस पे, जिसके वजह से क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट होती है। देखो यहाँ पे अगर वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है, Cl आयन सरफेस पे डिफ्यूज़ हो गया, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो वो वैकेंसी पे कौन आके कौन वो स्पेस को ऑक्यूपाई करने वाला है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हेंस NaCl इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम आयंस। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आया है, सोडियम आयंस से आया है। ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रॉन रिलीज डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द वैकेंट साइड्स ऑफ एन आयन कॉल्ड एज एफ सेंटर और कलर सेंटर्स। ठीक है, जो यहाँ पर स्पेस, ये जो यहाँ पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें से सोडियम एटम अपना इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ करता है या रिलीज़ करता है, वो कहाँ पे आता है, जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई थी वहाँ पर आकर वो ऑक्यूपाई करता है उस वैकेंट साइट को। तो वो जो है इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, इट इज़ अनआयनिक। तो दिस ऑक्यूपाई द वैकेंट साइड्स ऑफ द अनआयंस। ठीक है, Cl माइनस आयन कहाँ चला गया, सरफेस पे, तो उसके वजह से क्रिस्टल सरफेस पे, तो उसके वजह से क्या हुआ, वैकेंसी क्रिएट हुई। तो वहाँ वैकेंसी को किसने ऑक्यूपाई किया, इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर और कलर सेंटर्स। तो इन्फ्रेंस की NaCl शोज कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर
एंड द नॉन स्टोकियोमेट्रिक फार्मूला ऑफ NaCl इज Na1 प्लस Cl माइनस 1.0 या 1 बोल सकते हैं। तो ये उसका नॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया हो आप लोगों को। बहुत सिंपल है। एक आप लोगों को काम करना है, वो जो समरी चार्ट बनाना है उसके नीचे ही आप लोगों को उसके फिगर्स भी बना लेना है, ताकि इसमें जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी आपको वो चार्ट में ही याद हो जाए। तो आपको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको याद करने को या इसको समझने के लिए। तो एवरीबडी मेक इट अ पॉइंट कि अपना एक ये जो रिवीजन चार्ट बनाना है उसको स्टडी टेबल पे लगाओ। ये जो क्रिस्टल डिफेक्ट का ये है पार्ट 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं, वैसा नहीं पूछा तो कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर इसका चार्ट बनाएंगे विथ फिगर बनाएंगे, हर एक इसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं वहीं पे एग्जाम्पल लिख देना है उसके। तो आई होप इट विल बी मोर, मतलब आप लोगों के लिए इट विल बी मोर ईजियर टू लर्न एंड लर्न विदाउट कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन हट जाएगा क्योंकि थोड़ा सा पार्ट कन्फ्यूजिंग है, हर एक में कोई ना कोई डिफेक्ट में कुछ ना कुछ आ रहा है सिमिलर टाइप का, तो वो हट जाएगा। स्टार्टिंग के क्लास में इसका समरी बताया है मैंने कि कैसे समरी ड्रॉ करना है। अब वो समरी को ड्रॉ करके उसमें उसके फिगर्स भी फिगर्स डाल के मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ भेजना है। ओके।